रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल जलगांव पुणे यह भारत की प्रथम एनजीओ है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं पीजी शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstumpfoundation.org। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज फिर एक नए मेहमान से आपको मिलवाएंगे, उनसे तारुफ करवाएंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। ये जर्नलिस्ट हैं, ये नॉन डिसेबल्ड हैं और अब डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे जर्नलिज्म से ये डिसेबिलिटी सेक्टर में आए, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ श्रुति पुष्करना जी हैं, जिनको आपने स्कोर फाउंडेशन के साथ भी काम करते हुए देखा है और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हुए देखा है और आजकल आप इनके आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। नमस्कार दानिश जी। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। नमस्कार दानिश जी, और आपके श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, ताकि मैं अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊं लिसनर्स के साथ। तो हुआ ये कि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करके कॉलेज के बाद टेलीविजन न्यूज में अपना करियर शुरू करा और करीब 12 साल मैं मीडिया से जुड़ी रही, काम करती रही अलग अलग माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट जर्नलिज्म था, चाहे वो वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, राइटिंग, स्टोरी, न्यूज रिपोर्टिंग था। तो वो काफी अच्छा रहा मेरा समय और न्यूज रूम को मैंने बहुत पसंद किया, वहां पे बहुत कुछ सीखा और अलग अलग मुद्दों को उठा के देखा कि उनपे किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है। बट एक पॉइंट आया लाइफ में जब बहुत लगने लगा कि कुछ अपने काम से मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हूँ, कुछ बदलाव नहीं ला पा रही हूँ। तो शुरू से इच्छा थी कुछ बदलाव लाने की, किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करने की। तो मैंने सोशल सेक्टर की तरफ मुड़ के देखा कि चलिए अब मीडिया का हो गया है तो डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो डिसेबिलिटी केम एज अ नेचुरल चॉइस। और ताज्जुब की बात है कि मैं जॉर्ज इब्राहिम से पहले मिली थी जब मैं एज अ जर्नलिस्ट थी। तो मैंने ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट का उनके साथ समझा था और स्टोरी को कवर किया था। बहुत अच्छा मेरा उनके साथ जो जुड़ाव हो गया था एक बारी। तो वापस से वही मेरे फर्स्ट जॉब डेवलपमेंट सेक्टर की फर्स्ट जॉब में मिले और उन्होंने मुझे ब्लाइंडनेस में काम करने का मौका दिया। तो वहीं से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। आपने काफी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, चाहे इंडिया टुडे हो, CNN, IVN हो। जी, मैं वहाँ का थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि वहाँ क्या कभी जब आपने नहीं सोचा था डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में, आपने बताया कि आपने स्टोरी की थी, क्या वहाँ डिसेबिलिटी से रिलेटेड, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक चैनल, तो तब क्या आप डिसेबिलिटी इश्यूज से अवेयर थी? क्या कभी न्यूज रूम में डिसेबिलिटी रिलेटेड डिस्कशंस होती थी? एक्चुअली बहुत कम। हम लोग जब ये स्टोरी मेरे सामने पहली बारी आई कि ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है तो मैं काफी अचंभित रही और शायद उस टाइम मैं बहुत यंग थी, नॉलेज काफी कम थी। तो एक वाव एलिमेंट मेरे अंदर आया जो कि मैं देखती हूँ अभी भी जर्नलिस्ट का बस वहीं आके रुक जाता है। तो उस टाइम भी यही सिनारियो था। तो उस स्टोरी को सुना, देखा लोगों ने, पर उसका कुछ बहुत मेजर टेक अवे नहीं रहा कि मतलब उस पर कोई फॉलो अप किया जाए या उससे जुड़ी हुई बातों को देखा जाए। वो चीज मेरे ख्याल मीडिया में उस टाइम भी लैगिंग थी, जो अभी भी लैकिंग है। क्योंकि और उस टाइम तो मैं कह सकती हूँ शायद कि हमारे पास इतने जरिए नहीं थे इन्फॉर्मेशन के। अब आज की डेट में हमारे पास बहुत जरिए और हो चुके हैं। और ब्लाइंड क्रिकेट के अलावा आप ब्लाइंड चेस ले लीजिए, ब्लाइंड फुटबॉल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप पूरा पैरालंपिक्स ले लीजिए आप उस दर पे।
तो फिर भी वो चीज मैंने महसूस करी कि कहीं ना कहीं लैगिंग थी, और शायद मेरे अंदर भी वो एक यंग जर्नलिस्ट की तरह सिर्फ वो उतना ही जुड़ाव था, उस मुद्दे की गहराई में जाने का कभी क्वेश्चन आया नहीं। अभी आपने जो बिगिनिंग के कमेंट दिए, आपने उसमें बोला कि मैं कुछ मीनिंगफुल करना चाहती थी, आपको लग रहा था कि कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं वहां पे। जी। आज आपको लगता है कि अगर मैं मीडिया हाउस में होती, मेन स्ट्रीम में, तो जी। उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता, मैं ज्यादा वाइब्रेंटली उन इश्यूज को उठा पाती जो अब उठा रही? मैं पूरी तरह ना तो नहीं बोलूंगी, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। हो सकता है थोड़ा बहुत पहले से बेटर होता। जैसे मैंने कहा कि माध्यम बहुत सारे हो गए हैं, बहुत लोग हमारे पास लाइव केस स्टडीज हैं जिनको हम शायद मीडिया में रह के पोर्ट्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक इस का जवाब ना इसलिए है क्योंकि वो रुचि नहीं है अभी भी चैनल ओनर्स में या मीडिया ओनर्स में कि उस मुद्दे को एक मेन स्ट्रीम मुद्दे की तरह देखें। अभी भी हम उसको एक एक्सक्लूजन के नजरिए से देख रहे हैं, इंक्लूजन नहीं समझ रहे हैं। तो हम जो पूरी की पूरी गणतंत्र को देखते हैं अपने, हम उसमें पूरा उनको एक्टिव सिटीजन और इक्वल सिटीजन की तरह नहीं देख रहे हैं। तो शायद वो प्रचार भी हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे शायद अभी भी। लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने न्यूज रूम को बहुत करीब से देखा है, एक लंबा अरसा आपने गुजारा है वहां पे। कैन ए ब्लाइंड बी जर्नलिस्ट? यस, दे कैन। आजकल के जमाने में तो बिल्कुल। और इनफैक्ट ब्लाइंड लोग आज से नहीं, प्रिंट में जर्नलिस्ट रह चुके हैं। मैं टीवी जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। टीवी जर्नलिस्ट हो सकते हैं। टीवी में जैसे हम मैं बताऊंगी कि मेरे अपने एनजीओ से जुड़े हुए जो काम करे ना, उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक टर्म सीखी है दानिश जी, उसको कहते हैं जॉब मैपिंग। ठीक है, तो जॉब को किस तरीके से डिफरेंट टास्क में तोड़ दिया जाता है कि डिफरेंट लोग, डिफरेंट क्षमताओं के डिफरेंट लोग उस काम को कर सके। तो मैं अगर टेलीविजन न्यूज प्रोडक्शन की बात करूं, जो मेरी एक्सपर्टीज रही है, उसमें ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे कि स्टोरी ओरिएंटेशन, जैसे कि स्टोरी रिसर्च, जैसे कि वॉइस ओवर, जो कि ये सारे प्रोसेस होते हैं जब तक न्यूज ब्रॉडकास्ट पे जाती है। ऐसी चीजें ब्लाइंड व्यक्ति जैसे कि एक्साइटेड व्यक्ति करता है, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। हाँ, कैमरा उठा के उसको शूट नहीं शायद कर पाएंगे, लेकिन कैमरामैन के साथ डायरेक्शन दे सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं। एंकरिंग करने के लिए पहले हमें जो लोग उनको देख रहे हैं उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को बस एक सुंदर चेहरा देखने की आदत पड़ी हुई है टीवी पे। तो ब्लाइंड सुंदर नहीं होते? नहीं, जैसे ही कोई डिफॉर्मिटी देखेंगे आप, मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति सुंदर है जी। मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, या अगर कोई व्यक्ति है जिसको निस्टैग्मस है, जो फोकस नहीं कर पा रहा है, लोग उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये नहीं सुनेंगे कि वो न्यूज पढ़ रहे हैं और उतने ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे कि कोई साइटेड एंकर पढ़े। ये माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है इंडस्ट्री में? ये माइंडसेट चेंज हो सकता है अगर हम अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल दें। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ज्यादा की मात्रा में लोगों को उन फंक्शंस में इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, तो जो हम आज से 10 साल पहले नहीं देखते थे, आज देख के अचंभित नहीं होते, वैसा ही कुछ सालों में ब्लाइंडनेस को लेके भी हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आज हम अगर मॉल जाते हैं या सिनेमा हॉल जाते हैं, हमें बहुत लोग व्हीलचेयर पे दिखते हैं। हम एयरपोर्ट जाते हैं तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स देख लीजिए, बहुत लोग एल्डरली होते हैं जो व्हीलचेयर लेके जा रहे होते हैं। आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। जब हम इन लोगों को अपने साथ रेगुलर काम में, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे, तो ये माइंडसेट बदलेगा, क्योंकि फिर हम उसके आदी हो जाएंगे। अभी हम हमेशा अजीब के नजरिए से देखते हैं। उस समय आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थी, तो ऑब्वियसली आप सफिशिएंट अर्निंग भी कर रही होंगी, तो ये लगा नहीं कि डिसेबिलिटी सेक्टर में पैसा भी कम होगा, और आपके लिए नई फील्ड थी, कभी ये डर मन में था? बहुत डर था एक्चुअली। अगर आप मेरे से पूछे तो पैसा तो एक सैलरी कट लेना बहुत मुश्किल था, वो लिया, पर वो फिर भी एक कॉन्शियस डिसीजन इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि एक जुनून था उस टाइम कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ इम्पैक्टफुल करने के लिए। पर सबसे ज्यादा मुझे डर लगा जब मैंने पहली बारी इस फील्ड में सुनना शुरू करा, देखना शुरू करा, कि मुझे लगा कि मेरे को इतना कुछ नया सीखना पड़ेगा, अपने माइंड को इतना रीओरिएंट करना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं टेलीविजन न्यूज प्रोडक्शन से आती हूँ, तो मेरे को हर चीज विजुअली सोचने की आदत पड़ी हुई है कि स्क्रीन में कैसा लगेगा।
ठीक है। तो जब मैं पहली बारी एक इवेंट पे जॉर्ज के साथ काम कर रही थी, तब मुझे एक पोस्टर बनाना था, मतलब डायरेक्शन दे रही थी मैं पोस्टर बनाने की कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तब मैं जब जॉर्ज के साथ बैठ के उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि क्या लेफ्ट में है और क्या राइट में है और कैसा ये लगेगा, तो शायद मैंने जॉर्ज को नहीं, अपने आप को वहां बहुत छोटा पाया कि मैं अपने आप को उस तरीके में फेल हो रही थी कि मैं उनको कैसे ट्रांसलेट करके इसको विजुअली के बियॉन्ड जाके समझा पाऊं। तो मेरे लिए बहुत सारी नई लर्निंग्स थी। वो थोड़ा शुरू में डर रहा, पर जैसे ही समझना शुरू हुआ और मेंटर भी बहुत अच्छे मिले मुझे, तो मैं बस आगे फिर बढ़ती चली गई। क्या परसेप्शन बदली डिसेबिलिटी सेक्टर में आने के बाद डिसेबल लोगों को लेके? जैसे कि वो फेमस सीरीज है उनकी, नजर या नजरिया, नजरिया बदला बहुत जबरदस्त कि आप एक बात को लिमिटेशन के तौर पे देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे। और ये मेरे को इस बात में सबसे ज्यादा दानिश, मैं कहूँ, आप इम्पैक्ट की क्या बात कर रहे हैं, शायद मैं उतना सेक्टर को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई हूँ अभी तक जितना सेक्टर ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करा है। ऐसे बहुत सारे पड़ाव मेरी खुद की पर्सनल निजी जिंदगी में आए हैं जिससे मुझे इतनी सारी सीख जो मैंने शायद उस सेक्टर में रह के ली, वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाई। और सबसे बड़ी यही थी, सबसे बड़ी आज तक की सीख जो मैं अभी भी पूरी तरह सीख नहीं पाई हूँ, सीख रही हूँ, और वो है एक्सेप्टेंस। आप या तो किसी चीज से लड़ सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। Did your family supported you? Oh, my family absolutely supported me. In fact, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, खास तौर पे फ्रेंड्स तो हैं, आगे आगे फ्रेंड्स भी और आगे जो रिश्तेदारी होती है, दूसरा नेटवर्क होता है, बट सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स हैं जो इतनी कुछ नई बातें मेरे से सीखे और बहुत प्राउडली वो मैं देखती हूँ और लोगों को भी बता रहे होते हैं। तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा उनके साथ मेरा। आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे और कुछ चीजें आपने वहां पे रिफॉर्म्स की बात भी की होगी। तो आज आप डिसेबिलिटी सेक्टर को कैसे देख रही हैं? क्या चैलेंजेस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में और क्या अच्छा हो रहा है उन ऑर्गेनाइजेशंस में? मैं कहूंगी कि बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारी इस डिसेबिलिटी सेक्टर में। हालांकि ये सेक्टर अभी भी बहुत छोटा है एक बहुत छोटा सा सेक्टर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी संस्थाएं जो कि बहुत बहुत गहराई में जाके बहुत काम कर रही हैं। एजुकेशन का ले लीजिए, सोशल इंक्लूजन का ले लीजिए या एम्प्लॉयबिलिटी का ले लीजिए, बहुत ही अच्छे स्तर पे काम हो रहा है। और मैं चाहे स्कोर फाउंडेशन के साथ रही, चाहे एनेबल इंडिया के साथ रही, या मैंने एनएबी को देखा, बीआरए को देखा, जितनी भी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जिनके भी मैं संबंध में आई, मैंने देखा कि वहां पे लर्निंग्स की कोई कमी नहीं है। पर समवेयर जाके मुझे दानिश ये लगता है कि हम डिसेबिलिटी को जब तक एक एक्सक्लूसिव एनजीओ के बकेट से देखते रहेंगे तो इतना मेन स्ट्रीम बदलाव आना शायद समय लगेगा बहुत, क्योंकि इस सेक्टर में जागरूकता बढ़ती रहेगी, इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों में जागरूकता बढ़ती रहेगी, लेकिन मेन स्ट्रीम अभी भी हमारे लिए बहुत दूर है। मुझे लगता है वो बहुत लंबी जर्नी है अभी भी हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस केस के तौर पे डिसेबिलिटी को बनाने के लिए एक इक्वालिटी की एडवोकेसी कलेक्टिवली करते हुए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा भी है कि बहुत सारी संस्थाएं सिमिलर काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि अगर वो साथ आके जुड़ जाएं तो शायद एडवोकेसी को एक नया चेहरा मिल सकता है। एक डेकेड में क्या बदला है लोगों में डिसेबिलिटी को लेके? एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत बदला है। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं और उसकी बढ़ाई भी करते हैं। मैं दोनों पक्ष देखती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि अच्छा बुरा सब देखूं और जहां अच्छा हो तो वहां अच्छे पे ज्यादा फोकस करूं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास मूवमेंट्स, सुगम्य भारत जैसी मूवमेंट्स हमारे को मिली, चाहे दिव्यांग शब्द से मैं अग्री नहीं करती पर्सनल तौर पे, लेकिन वो हमें शब्द मिला, एक आइडेंटिटी मिली, तो उस वजह से पीछे जाने हुए 6-7-8 साल में काफी फर्क आया है, क्योंकि एक अलग से कम उस सेक्टर की, उस कम्युनिटी को एक पहचान मिल रही है। उनके मुद्दों को कम से कम हम लोग आपस में बैठ के, चाहे इवन घर में अगर या पार्टी में किसी डिनर टेबल पर बैठ के डिस्कशन का मुद्दा तो बनता हुआ मैं अब देख रही हूँ, जो मेरे हिसाब से ये प्रोग्रेस है। जिस विषय में हम बात भी नहीं करते थे, सिर्फ एक कार्मिक दोष कह के छोड़ देते थे, उससे हम आगे आ चुके हैं। आप mxmindia.com के लिए लिखती हैं, आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, इंडिपेंडेंट भी लिखती हैं जी। अभी आपने गैट के ऊपर भी इंटरव्यू की है। कौन से 2-4 इश्यूज हैं जिसपे रिसर्च करते समय आप यू आर इन एब्सोल्यूट शॉक कि अच्छा ऐसा हो रहा है, और क्या गैप्स आपको दिख रहे हैं जिसपे तुरंत काम होने की जरूरत है?
मेरे को पॉलिसी जो पुरानी है उनको देख के काफी शॉक लगा। नंबर्स की जो हमारे पास जो गणना नहीं है डिसेबल्ड को लेके, स्पेसिफिक खाली डिसेबल्ड टोटल काउंट नहीं, कितने स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितने व्यक्ति आदमी हैं, कितनी औरत हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, क्या क्या स्कूलों में कौन कितने बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, या एल्डरली और ब्लाइंड और एल्डरली और मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले, क्या ये सारी जो गणना की कमी है हमारे पास, स्टेटिस्टिक्स का जो लैक है, वो मुझे काफी शॉकिंग लगता है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उसका एक नेशनल लेवल पे इसकी कैंपेन करें, क्योंकि जब तक हमें आंकड़े नहीं पता लगेंगे, दुनिया आंकड़ों पे ही जागती है। अभी भी मैंने अगर आज के कल के आर्टिकल में भी लिखा कि 1 बिलियन पीपल आर ब्लाइंड आर डिसेबल्ड इन द वर्ल्ड, तो शायद कहीं ना कहीं जो व्यक्ति डिसेबिलिटी में इंटरेस्टेड भी नहीं है वो 1 बिलियन पे जाके जरूर रुकता है। तो मुझे लगता है स्टेटिस्टिक्स की कमी मुझे काफी शॉकिंग लगती है, क्योंकि इतनी रिसर्च ऑलरेडी मैटर पे हो चुकी है और बाकी देश हमसे बहुत आगे हैं स्टेटिस्टिक्स को लेके। आप देखिए तो ज्यादातर जब भी मैं डिसेबिलिटी पे रिसर्च करती हूँ तो यूएसए के नंबर बहुत अच्छे निकल के आते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए शॉकिंग है। दूसरी मुझे एक बात शॉकिंग जो लगती है वो एक अभी किसी रिसेंट मेरे ख्याल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र बनोचा जी ने हमारा ध्यान इस विषय पे डाला था कि बहुत देर ये पॉलिसी में लिखा गया है कि जब तक बच्चा 9th क्लास तक नहीं आ जाता है तो उसको कंप्यूटर को हाथ ना लगाने दिया जाए, जो कि आज के दौर में बिल्कुल ही अलग है। और हमने देखा है कि कई ब्लाइंड लोग हैं जो 2nd क्लास से भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और वो कितने आगे पहुंच चुके हैं। कार्तिक साहनी हमारे सामने एग्जाम्पल है। कार्तिक साहनी क्योंकि सबसे पहले नाम आता है उनका ऊपर, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्तिक साहनी अब रह चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि अभी भी हमें टेक्नोलॉजी को इस तरीके से मतलब अपना केस बार बार लोगों के सामने रखना पड़ रहा है। ये तो अब तक नेचुरली हो जाना चाहिए था, क्योंकि कंप्यूटर्स कब से चल रहे हैं। आपने कॉर्पोरेट के साथ भी काम किया है, वहाँ क्या आपने डिसेबिलिटी रिलेटेड काम ही किया है या इन जनरल किया है? और दूसरा मेरा सवाल है कि थोड़ा सा फिर आपको वापस ला रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस पे। आपने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है एंड यू हैव गुड एक्सपीरियंसेस, देन फिर आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया वहां पे? जी, एक्चुअली मैं कंटिन्यू अभी भी कर रही हूँ दानिश। थोड़ा सा फर्क इतना आया है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक जॉब के रोल में नहीं हूँ, पर एक कंसल्टेंट के तौर पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ, चाहे वो नॉन प्रॉफिट है चाहे वो फॉर प्रॉफिट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इश्यूज मुझे भाते हैं, जो इश्यूज में मुझे लगता है मैं ज्यादा समझ रखती हूँ और कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है। तो क्यों ना मैं कर सकती हूँ वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के कर सकूं। क्योंकि मेरा सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब मैं इस डिसेबिलिटी सेक्टर में उठ के आई आज से 7 साल पहले, आज की डेट में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि मुझे इसी सेक्टर के लिए काम करना है और मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए एडवोकेट करना है। तो मेरे लिए वो लक्ष्य बहुत क्लियर हो चुका है। तो फिर मैं इस लक्ष्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ और ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ उसका एक जरिया समझती हूँ। एक तो ये आपका ये सवाल। दूसरा ये कि अभी मैंने कॉर्पोरेट साइड की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने नॉन प्रॉफिट और सप्लाई साइड को समझ लिया है कि ये दिक्कत आती है। पूरा तो नहीं समझा पर काफी हद तक समझ लिया है। तो मैं जरा डिमांड साइड की तरफ जाके देखूं कि वहां क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और वहां क्या गैप्स हैं अंडरस्टैंडिंग के, जो शायद जो मुझे मालूम है उससे मैं उसको ब्रिज करने में मदद कर सकूं, अवेयरनेस ला सकूं। क्योंकि मेरे नजरिए में आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी, चाहे वो डिसेबल्ड लोगों के साथ चाहे वो नॉन डिसेबल्ड लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की है। क्योंकि मुझे बहुत लोग इस जर्नी में मिले जो इच्छा रखते हैं बदलाव की, लेकिन बस उनके लिए क्वेश्चन वाई नहीं है पर हाउ है। फंडिंग एक बड़ा इशू है और कोविड के बाद लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जी, आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं इस सेक्टर के लिए और सीएसआर का क्या रोल है? क्या सही डायरेक्शन में चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लॉज अब अमेंड हो रहे हैं, एफसीआरए को हमने देखा है काफी स्ट्रिंजेंट हो गया है। तो फंडिंग वाले इशू को ऑर्गेनाइजेशन के विद इन और आउटसाइड आप कैसे देखती हैं? फंडिंग बहुत बड़ा चैलेंज है जैसे आपने कहा, और एक हद तक मेरे इस सेक्टर में रहने को भी इम्पैक्ट किया फंडिंग ने। क्योंकि मैंने देखा कोविड के बाद लोगों का फोकस ज्यादातर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे चला गया और लोग थोड़े से अपने खर्चे भी बचाने लगे, क्योंकि काफी लोगों ने अपने पर्सनल करियर्स में सेटबैक देखा। तो शायद उतना पैसा जो वो डोनेट भी करते थे वो भी छूट गया।
नॉर्मल इंडिविजुअल डोनर का भी। तो इश्यूज बदल गए और डिसेबिलिटी पहले ही हमें बहुत बड़ा चैलेंज लगता था फंडिंग लेने के लिए, क्योंकि हमारे देश में एक तो साइज बहुत बड़ा है इस कंट्री का, इश्यूज बहुत सारे हैं क्योंकि पावर्टी हमारा सबसे बड़ा इशू है। पावर्टी से जुड़ता हुआ डिसेबिलिटी है, ये आप और हम तो समझ सकते हैं जो सेक्टर में है, लेकिन लोग बस पावर्टी, विमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं क्योंकि शायद उनका प्रचार भी बहुत होता है नेशनल मीडिया में। डिसेबिलिटी का क्योंकि प्रचार ही कम है तो फंडिंग भी उसको इम्पैक्ट उसी तरीके से करती है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितनी जनता की मदद कर सकते हैं इस कॉज को डोनेट करके, तो आप एक वहां पे आंकड़ों की बात फिर आ जाती है, क्योंकि हर इंसान समझता है कि अगर मैं इस कॉज को, कोई कंपनी है या कोई फाउंडेशन है कि इस कॉज को मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उसका इम्पैक्ट क्या है। लोग क्योंकि डिसेबिलिटी के आंकड़ों को देख ही नहीं पाते हैं, उनके बारे में सुन ही नहीं पाते हैं, तो वो हमेशा उससे थोड़े से कटे हुए रहते हैं। तो ये इशू ने बहुत सफर करा है, खासकर पोस्ट कोविड। और FCRA की लॉज जो चेंज हुई हैं उससे भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग रुक गई है। बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन थे जो आगे डाइवर्ट करते थे फंडिंग छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को, अब वो रूल चेंज होने की वजह से बहुत सफर करा। मैं देखती हूँ कि तभी मेरा ये मानना है, शायद इसलिए भी मेरा एक कॉर्पोरेट की तरफ कदम बढ़े हैं कि क्योंकि मुझे लगता है खाली एक चैरिटी मॉडल से हम ये डिसेबिलिटी इंक्लूजन की शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत फंडिंग ओरिएंटेड है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल नजरिए से हमें इसको देखना पड़ेगा दिक्कत को, और हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी ताकि हम हर वक्त फंडिंग के लिए हाथ ना फैलाए रखें, बल्कि हम एडवोकेसी करें कि ये इशू उतना ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उतने ही लोग आपका सॉफ्टवेयर या आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करते हैं और उनको आप सिटीजन काउंट में गिनिए और अपनी बायर काउंट में गिनिए कि उनकी भी वही क्षमता है खरीदने की आपकी सर्विसेज को जो बाकी एक ऑर्डिनरी इंसान की है। बहुत सारे लोगों की ये परसेप्शन है सेक्टर के अंदर की क्योंकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इनके पास बहुत फंडिंग है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। क्या कहेंगे आप लोगों की इस परसेप्शन पे? बिल्कुल ऐसी रियलिटी नहीं है, और साथ में ये सोचते जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके ह्यूमन रिसोर्स भी ज्यादा होते हैं। तो अब आप देखिए, जैसे मेरे जैसे लोग जो ऑलरेडी सैलरी कट लेके आते हैं सेक्टर में काम कर, तो हम लोगों को भी तो घर चलाने होते हैं, राइट, हम लोग के भी बिल्स होते हैं। तो बहुत सारे फंडर्स की ये रहती है सोच कि हम इम्पैक्ट करेंगे, कि हमें कुछ ब्लाइंड स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करना है या कुछ ब्लाइंड ट्रेनीज को इम्पैक्ट करना है, तो लेकिन वो इम्पैक्ट का जरिया तो हम जैसे ही लोग हैं जो इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की फंडिंग के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, राइट। तो वो चीज मेरे ख्याल से कुछ लोग रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, तो एक परसेप्शन बनी हुई है कि जैसे कि पैसा कहीं से आ रहा है और वो डायरेक्ट ब्लाइंड व्यक्ति को जा रहा है। उसके बीच में जो प्रोसेसेस हैं, जो NGO चला रहा है पूरा इतने स्केल पे ऑपरेशन, उसको शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। जो नॉन डिसेबल लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, कई लोगों की ऐसी शिकायत रहती है कि कई बार जब हम क्रिटिकल राइटिंग करते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, तो सेक्टर के लोग कह देते हैं नहीं आप तो डिसेबल नहीं हो, आपको मालूम नहीं है इसके बारे में, आप मत बोलें। क्या आपने कभी इस तरह का चैलेंज फेस किया, इनसाइडर आउटसाइडर वाला? जी बिल्कुल किया, जी बिल्कुल किया मैंने। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि हालांकि इस सेक्टर में आने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग एम्पैथी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा कमेंट करने से पहले। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आप और खासकर मैं अपने बारे में ये बोल सकती हूँ कि मैंने काफी समय लगाया पहले समझने में और फिर कमेंट करने पे। तो लेकिन कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, और कुछ लोगों ने काफी क्रिटिकल हुए कि शायद क्योंकि मैं ब्लाइंड नहीं हूं तो मैं क्या जानती हूँ। मेरा ये मानना है कि जिनको हम अवेयर करवा रहे हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है, लेकिन हम वो देखना, हमें अगर इंक्लूजन करनी है तो हमें दोनों नजरियों को पास लाना पड़ेगा। तो कुछ हमें अपनी रखनी पड़ेगी और कुछ दूसरे की सुननी पड़ेगी। तो अगर हम एक्सक्लूसिव खुद ही हो जाएंगे कि नहीं ब्लाइंड के इश्यूज सिर्फ ब्लाइंड ही रखेंगे, तो शायद हम पर्पस इंक्लूजन का अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और क्या ये कभी सेटबैक होता है आपके लिए जब आपको ऐसे कमेंट मिलते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए सेटबैक नहीं होता है, मेरे लिए एक डिबेट का मुद्दा बन जाता है और मुझे बहुत मजा आता है वो डिबेट को आगे खींचने में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी एक तरीके से एक अवेयरनेस है जो कि मुझे अभी वापस सेक्टर में करनी है। और क्योंकि अगर अभी भी हम अगर सेक्टर में देखें तो
सेक्टर में लोग हैं ना, बिल्कुल एकदम जैसे वो घोड़े के दोनों तरफ लगे होते हैं ना, सीधे एक ही दिशा में चलता जा रहा है, भागता जा रहा है, वो लगे हुए लोग काफी हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हमने मेन स्ट्रीम की बात करी है इंटीग्रेशन की, तो हमें वो अपने आंखें हर तरफ से थोड़ी खोलनी पड़ेगी, दूसरे नजरियों को सुनना भी पड़ेगा, रिजेक्ट कर दें बेशक, लेकिन अग्री टू डिसअग्री भी कर सकते हैं। तो वो सब जब हट जाएगा तो ही एक्चुअल इंटीग्रेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। आदान प्रदान बहुत जरूरी है, चाहे वो इस सेक्टर की बात करें चाहे कहीं की भी करें। एंड गोल क्या है आपका इस सेक्टर में? इक्वालिटी। मेरा हमेशा से एंड गोल इक्वालिटी क्या है कि मैं ये जो आज की डेट में एनजीओज एग्जिस्ट करते हैं, या मैं अगर इस रोल में काम कर रही हूँ एज अ डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट, जो इंक्लूजन को प्रोपगेट कर रही हूँ, मेरा काम ना रहे, उसकी जरूरत ही ना रहे, ये मेरा एंड गोल है। 2 सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। एक, जब अब आप लिखती हैं, जहाँ गैट जैसे इवेंट आते हैं, जहाँ डिसेबिलिटी डे जैसे इवेंट आते हैं, तो क्योंकि आपके कनेक्शन मेन स्ट्रीम मीडिया में है, तो क्या आप इस एजेंडा को पुश करती हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करने की कोशिश करती हैं, और क्या वहां रिस्पॉन्स आता है? और दूसरा, आप बार बार मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रही हैं, इक्वालिटी की बात कर रही हैं, बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के साथ क्या हमारे लिसनर को समझा सकते हैं? एक जो नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है, उसको हम कैसे बिजनेस मॉडल की शेप दे सकते हैं? किसी हद तक इनेबल इंडिया ऑलरेडी ये कर रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट में ट्रेनिंग हो रही है एम्प्लॉयबिलिटी की, अगर आप देखें तो और इनेबल इंडिया मेरे मन में इसलिए एग्जांपल आ रहा है क्योंकि मैं वहाँ काम कर चुकी हूँ, पर ऐसे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर रहे हैं। तो आप उसको बिजनेस मॉडल की शेप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप बिजनेस की तरफ भी जाइए, उनसे देखिए उनके चैलेंजेस क्या हैं, और उनकी लर्निंग्स लेके आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करिए। अपनी बिहेवियरल जो मॉडल कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग जो आप एक नए फ्रेशर को आप प्रिपेयर करते हैं, जो हम जिसको सेल्फ एडवोकेसी भी समझाते हैं, तो उसको किस तरीके से उन दोनों साइड्स को समझ के वो ब्रिज करना है, मेरे ख्याल से वो एक बिजनेस केस बनने के तौर पे मैं उसको मानती हूँ कि आप खाली ये ना सोचें कि ये एनजीओ हमेशा चलता रहेगा और इसमें ट्रेनिंग के बैचेस आते रहेंगे, और क्योंकि फिर जॉब कौन दिलाएगा? कहीं ना कहीं वहां पे बिजनेस केस इसलिए जरूरी बन जाता है कि जिन कंपनीज में अभी इस एनजीओ के बैचेस ट्रेन होके जा रहे हैं, या जो लोग ट्रेनीज अब एम्प्लॉयज बन चुके हैं, वो ही अपना एम्प्लॉयमेंट का एडवोकेसी का काम शुरू कर दें, कि जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है वो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, पर अपने हायर रैंक्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूजन का कल्चर ले आए। तो एक तो ये आपका पहला सवाल था क्या? फिर से पूछेंगे दानिश? मीडिया में एजेंडे को पुश करती हैं क्या आप? जी। तो मैंने कोशिश करी है कई बार। इनफैक्ट मैं देखती हूँ कि और भी जो लोग हैं लिख रहे हैं मेन स्ट्रीम पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ मुद्दे काफी आते हैं रेगुलरली, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आते हैं, पर मेरे अपने जो पर्सनल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में मैंने जब भी मुद्दे उठाए हैं तो इतने टेकर्स मुझे अनफॉर्चुनेटली मिले नहीं है अभी तक, पर कोशिश मेरी हमेशा से रहती है। गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना ज्यादा जरूरी है या लोगों को? मेरे ख्याल लोग ही हैं जो गवर्नमेंट भी बनाते हैं, तो लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो मीडिया में भी बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो जज के तौर पे भी बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, या जो इंजीनियर्स हैं, या वो इंजीनियर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो आदमी टैक्टाइल मार्किंग शायद रोड पे बना रहा है, तो वो सब मेरे हिसाब से लोग ही हैं, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना मैं कह रही थी कि कॉर्पोरेट जॉब्स में और मॉल्स में लोग दिखने चाहिए, स्कूल्स में लोग दिखने चाहिए, उतनी ही जरूरी है। क्योंकि डिसेबिलिटी को हमारे यहाँ हमेशा एक डिसेबिलिटी मुद्दे से लिया गया है। जब तक हम उसको क्रॉस कटिंग इशू नहीं देखेंगे कि उस डिसेबल्ड व्यक्ति को पहले व्यक्ति की तरह देखें, वो व्यक्ति को स्कूल भी जाना है, वो व्यक्ति को पार्क में भी खेलना है, वो व्यक्ति को शायद किटी पार्टी में भी जाना है, वो व्यक्ति वोट भी करता है, और वो व्यक्ति अपने RWA का प्रेसिडेंट भी बन सकता है, क्योंकि उसके भी वही मुद्दे हैं जो शायद सारी बिल्डिंग में लोगों के हैं। तो जब तक हम उन सारे एस्पेक्ट्स में डिसेबिलिटी को नहीं देखेंगे, हम मेरे ख्याल इंक्लूजन को पूरा जस्टिस नहीं दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट उतनी ही है जितनी किसी भी एरिया में रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और पॉलिटिकल का एडवांटेज अलग ही होता है क्योंकि उसको एक ओहदा मिला हुआ है। तो जब आप उस ओहदे पे बैठेंगे जाके, तो आपको लिसनर्स और दर्शक अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।
एजुकेशन का पार्ट डिसेबिलिटी डिस्कोर्स क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे होना शुरू हुआ है? इस पे आपके क्या व्यूज हैं? बिल्कुल होना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल हमारी जो पॉलिसीज आ रही हैं वो बहुत पावरफुल हैं और काफी पाथ ब्रेकिंग पॉलिसीज हैं हमारी कंट्री में जो अब लाई गई हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर मैं देख रही हूँ कि जब मैं किसी टीचर्स ग्रुप में जाके बैठती हूँ या किसी इवन मैं आजकल स्टूडेंट्स से किसी से बात करती हूँ तो वो एक नजरिया बदल रहा है एजुकेशन डिस्कोर्स का, खासकर कि जब कोविड के बाद हमने ऑनलाइन क्लासरूम्स को एक्सप्लोर किया है तो बहुत सारे बैरियर्स जो हैं अपने आप ही हट गए हैं। तो मेरे ख्याल उसको अच्छा पुश मिल रहा है। आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज सबसे पहले रीडिंग, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है और थैंक्स टू इंक्लूजन मैं ऑडियो बुक्स काफी सुनने लगी हूँ क्योंकि मुझे रीडिंग का ज्यादा समय नहीं मिलता। मैं बहुत ड्राइव करती हूँ दिन भर में दिल्ली में, तो ऑडियो बुक्स मेरी फेवरेट मतलब पास टाइम है और ट्रैफिक पे मेरा ध्यान नहीं जाता है। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, थोड़ा बहुत सीखती भी हूँ और बाकी मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग लोगों को देखने में मुझे लगता है कि उससे एक्सपोजर बहुत मिलता है। अगर आपको इसमें से एक अपॉर्चुनिटी मिले कभी भी, आइदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, आप कौन सा पिक करेंगे और क्यों? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने कहा था अवेयरनेस की है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है। अगर हमारी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो जाएंगी तो मेरे ख्याल मार्जिनलाइज्ड वर्ड को हम हटा पाए। एक्सेसिबिलिटी पे आपका क्या टेक है? पॉलिसीज आ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, आपने भी शोज किए हैं, मैंने भी शोज किए हैं, हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे, पेपर्स में जो हो रही है वो भी एक्चुअल में जीरो है, एप्स का वही इशू है, वेबसाइट्स का है, जो सुगम्य भारत है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बहुत स्लो है, टारगेट अचीव नहीं हो रहे, लेकिन ये एक बर्निंग इशू है। इस पे आपके क्या व्यूज है? मेरे ख्याल आज जैसे आपने कहा पॉलिसीज बहुत आ गई हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है और अब सोल्यूशंस आसान भी बहुत हो गए हैं, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है क्योंकि उस पे अवेयरनेस नहीं है और उस अवेयरनेस के साथ साथ सबसे ज्यादा आना जरूरी है मैंडेट। मेरे ख्याल अकाउंटेबिलिटी जब हमारे साथ जुड़ जाता है, जो कि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा कि रिड्रेसल का नोटिफिकेशन आ गया है। अब वो रिड्रेसल का नोटिफिकेशन तो आ गया है पर वो कितने लोग उसका फायदा उठा पाएंगे, किस तरीके से, क्योंकि लिटिगेशन में भी जाना कोई बहुत आसान काम नहीं है एक एवरेज डिसेबल्ड इंसान के लिए। तो मेरे ख्याल जब तक मैंडेट और अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी जाएगी इन मुद्दों पे, तो आप चाहे सुगम्य भारत कर लीजिए या सुगम्य भारत 2.0 3.0 ले आइए, मुझे नहीं लगता कि कोई खास पेस बढ़ेगी इस काम की। हाँ, काफी बढ़ गई है लेकिन वो अभी भी बहुत छोटे स्तर पे है अगर हम देश का साइज देखें तो। तो मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी का एक जो है ना वो सिस्टम रखना बहुत जरूरी है और वो इजी होना चाहिए टू अप्रोच फॉर एन एवरेज ब्लाइंड पर्सन की। मतलब अगर मैं जाती हूँ और रेलवे ऑफिस के बाहर अगर रैंप बहुत स्टीप है और मैं व्हीलचेयर पे हूँ और मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए मैं इस चीज को कैसे चैलेंज करके और इसका क्या मैकेनिज्म है जो मैं किसी को अकाउंटेबल कर सकूं उस चीज के लिए। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे ना पूछा हो और जो लिसनर से आप शेयर करना चाहें? आपने तो काफी बातें पूछ ली हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी आज आपके रेडियो उड़ान के माध्यम से कि जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि मुझे जो भी कर पाने का मौका मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलके जुड़ के उनकी कहानियां सुन के मिल पाता है। तो मुझे जितनी से जितने लोग आके अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मैं शायद और भी कुछ सीख पाऊंगी और आगे कर पाऊंगी। तो मैं आपके माध्यम से इनवाइट करना चाहती हूँ लोगों को कि आप शायद मेरा ईमेल भी शेयर कर सके उनके साथ, तो मुझे जरूर कांटेक्ट। बिल्कुल, आप कीजिए, ईमेल शेयर कीजिए आप। मेरा ईमेल है tuti.pushkarna@gmail.com। मैं स्पेल भी करना चाहूंगी SHRUTI.PUSHKARNA@gmail.com। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिसनर्स को आप दे रही हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि उनकी स्टोरी पब्लिश होनी चाहिए तो आप श्रुति जी से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। श्रुति जी, क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए? हमेशा ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि हम जब अपना माइंड ओपन रखते हैं तो अपनी बात को रख पाते हैं और दूसरों की नजरिए समझ पाते हैं।
थैंक यू सो मच श्रुति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। आपका प्रोस्पेक्टिव समझने के लिए, आपकी लाइफ जर्नी को समझने के लिए कीप द गुड वर्क गोइंग। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश। तो आज हमने बात की श्रुति पुष्करना जी से। उन्होंने जर्नलिज्म को छोड़ के डिसेबिलिटी सेक्टर को अपनाया, उस पर काम कर रही हैं। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी और आप अपनी स्टोरी भी पब्लिश करवा सकते हैं। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन, मनोबल, जलगांव, पुणे यह भारत की प्रथम NGO है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। UPSC, MPSC, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं PG शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstumpfoundation.org। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स।
साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा। सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर। ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, RJ मीनल है ना। RJ मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ RJ मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। RJ नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती,
कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी, सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यूएस पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।